हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है सेक्शन 273 ऑफ सीआरपीसी और उसके एक्सेप्शंस। सो बेसिकली हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट किया था और इसके बाद हमने इशू ऑफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। अब आज जब प्रोसेस इशू हो चुका है तो अगर हम ट्रायल की बात करें तो अब फर्दर क्या होगा, फर्दर हम अक्यूज्ड को अपीयर करवाएंगे बिकॉज इशू ऑफ प्रोसेस हो गया है। दैट मीन्स समन या वारंट जा चुके हैं और समन और वारंट किस चीज के लिए होते हैं, ताकि अक्यूज्ड एंड विटनेस जो हो वो अपीयर हो। सो नाउ क्योंकि हमें अक्यूज्ड को, विटनेसेस को अपीयर करवाना है तो उनके अपीयरेंस और उनके एब्सेंस से रिगार्डिंग जो सेक्शंस हैं वो आज हम डील करेंगे, जिसमें सेक्शन 273 है जो जनरल रूल बताता है और उसके कई सारे एक्सेप्शंस हैं सीआरपीसी में कि व्हेन द एविडेंसेस कैन बी गिवन और द ट्रायल कैन बी कंडक्टेड और इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड। तो उसके कई सारे सेक्शंस हैं जो उसके एक्सेप्शन है जनरल रूल के, वो हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ये एब्सेंस और प्रेजेंस वाला ये बहुत स्मॉल टॉपिक है, तो इसके बाद हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे ऑफ सीआरपीसी जिसमें से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज सेक्शन 210 ऑफ सीआरपीसी। सो वील बी स्टार्टिंग विद द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड इन इंक्वायरी और ट्रायल प्रोसीडिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज हमें स्टार्ट करना है फर्स्टली सेक्शन 273 सीआरपीसी। अब सेक्शन 273 सीआरपीसी जो है, इट इज अ जनरल डेक्लेरेशन। इट इज अ जनरल डेक्लेरेशन। सेक्शन 273 सीआरपीसी जो है ये एक जनरल डेक्लेरेशन है। व्हाट इज अ डेक्लेरेशन? मतलब ये सेक्शन जो है ये डिक्लेयर कर रहा है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, फिर वो इंक्वायरी हो, ट्रायल हो, एनी अदर प्रोसीडिंग हो, इट विल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। ये अक्यूज्ड के प्रेजेंस में होगी। दैट मीन्स जो भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या फिर ट्रायल प्रोसीडिंग या एनी अदर प्रोसीडिंग होगी उसमें अक्यूज्ड हमेशा कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। बट द सेक्शन इटसेल्फ डिक्लेयर्स दैट एक्सेप्ट वेयर द अपीयरेंस is dispensed with. Except where the appearance is dispensed with. तो जहां जहां पे सीआरपीसी में ही अक्यूज्ड की अपीयरेंस को एक्सक्यूज किया गया है, डिस्पेंस किया गया है, उन केसेस को एक्सेप्ट हटाकर अदरवाइज इन ऑल द अदर केसेस जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी वो अक्यूज के प्रेजेंस में होगी। This is the general declaration in section 273 CRPC. Let's just read the section once and then we'll look at the exceptions of this sections. Okay, section 273 CRPC. Section 273 CRPC की heading है evidence to be taken in presence of the accused. कि जितने भी एविडेंसेस होंगे, चाहे वो इंक्वायरी स्टेज पे हो चाहे वो ट्रायल स्टेज में हो, वो अक्यूज्ड की प्रेजेंस में लिए जाएंगे। वो अक्यूज्ड की प्रेजेंस में लिए जाएंगे। एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। दैट मीन्स जो भी इस कोड में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है, जितने भी एक्सेप्शंस इन सेक्शंस ये इस कोड में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है, उसके अलावा अदरवाइज all the evidences will be taken in the course of trial or other proceeding, that is inquiry, shall be taken. It is a mandatory provision. Shall be taken in the presence of the accused. ये जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें जो भी एविडेंसेस लिए जाएंगे वो अक्यूज्ड की प्रेजेंस में लिए जाएंगे।
और व्हेन हिज पर्सनल अपीयरेंस इज डिस्पेंस्ड विथ, तो उसके प्लीडर के। तो ये कहता है कि ऐसे जो भी सिचुएशंस इस सीआरपीसी कोड के अंदर एक्सप्रेसली एक्सेप्शंस दिए गए हैं उनको हटा के अदरवाइज जितने भी एविडेंसेस हैं किसी भी ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में, वो हमेशा अक्यूज्ड के प्रेजेंस में लिए जाएंगे, वो हमेशा अक्यूज्ड के प्रेजेंस में लिए जाएंगे। और अगर कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें अक्यूज्ड की पर्सनल अपीयरेंस डिस्पेंस्ड विथ है, तो उसके प्लीडर, उसके एडवोकेट, उसके अटॉर्नी के प्रेजेंस में लिए जाएंगे। ऑल राइट, इसका एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड where the evidence of a woman below the age of 18 years who is alleged to have been subject to the offense of rape or any other sexual offense is to be recorded, the court may take appropriate measures. The court may take appropriate measures to ensure that such woman is not confronted by the accused, while at the same time ensuring the right of cross-examination of the accused. तो क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है जनरली कि हर एक एविडेंस वाले ट्रायल में, इंक्वायरी में अक्यूज प्रेजेंस होगा, लेकिन कोई ऐसा ट्रायल या इंक्वायरी है जहां पे वो वुमन जो कि अंडर 18 है और जिसपे रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है या एनी अदर सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर वो भी वहां प्रेजेंट है, तो कोर्ट को ऐसे एप्रोप्रिएट मेजर्स लेने हैं कि अक्यूज्ड और वो जो रेप विक्टिम वुमन है वो दोनों आमने सामने ना आए। बट एज वेल एज एट द सेम टाइम ये अश्योर करते टाइम एट द सेम टाइम कोर्ट को राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड भी ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 273। बट इस कोड में, इस पूरे कोड में, सीआरपीसी में ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं जहां पे अक्यूज्ड को, अक्यूज्ड के अपीयरेंस को, उसके प्रेजेंस को एक्सेप्शन दिया गया है, कि जहां पे ये बोल दिया गया है कि अक्यूज प्रेजेंट नहीं भी होगा तो इट विल बी ओके, एविडेंसेस कैन बी टेकन इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड। तो वो जो होंगे वो होंगे एक्सेप्शंस टू सेक्शन 273 ऑफ सीआरपीसी। अब हम वन बाय वन वो सारे एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे जो 273 के एक्सेप्शंस हैं। ऑलराइट, तो वेरी फर्स्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 273 सीआरपीसी। सबसे फर्स्ट आएगा सेक्शन 205 सीआरपीसी। सेक्शन 205 सीआरपीसी सबसे पहला एक्सेप्शन है। ओके, लेट्स जस्ट रीड इट। ओके, सेक्शन 205 सीआरपीसी। सो सेक्शन 205 सीआरपीसी हमेशा आपको ये याद रखना है कि इट अप्लाइज only and only on summons cases. It applies only and only on summons cases, that means in which summons are issued. बेसिकली यहाँ पे समन्स केसेस का मतलब टिपिकल समन्स केसेस नहीं है, ऐसे केसेस जिसमें समन्स इशू हुए हैं। तो ये दो हो सकते हैं, कल हमने पढ़ा था, या तो ये प्योर समन्स केसेस हो सकते हैं जिसमें समन्स इशूड है, या फिर ये सेक्शन 87 वाले ऐसे वारंट्स केसेस, आई विल करेक्ट माई सेल्फ, या फिर ये ऐसे वारंट केसेस होते हैं जिसमें समन्स आर इशूड, दैट इज सेक्शन 204 क्लॉज बी।
हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेक्शन 204 इशू ऑफ प्रोसेस। तो समन्स केसेस में समन्स इशू होते हैं, वारंट्स केसेस में वारंट्स इशू होते हैं, बट ऐसे कई वारंट्स केसेस होते हैं जहां पे समन्स इशू होते हैं, सेक्शन 204 क्लॉज बी। तो ऐसे केसेस जहां पे बेसिकली समन्स इशू हो रहे हैं, अब वो प्योर समन्स केसेस हो सकते हैं, सेक्शन 204 क्लॉज ए वाले जहां पे समन्स केसेस ही हैं और समन्स इशू हुए हैं, या फिर सेक्शन 204 क्लॉज बी वाला केस हो सकता है जो है तो वारंट्स केस बट वहां पे एक्सेप्शनली समन्स इशू हुए हैं। सो इन दो सिचुएशंस में सेक्शन 205 जो है वो अप्लाई होगा। अब ये 205 है क्या, लेट्स जस्ट रीड इट। ओके, मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विथ द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड। यहां पे अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस किया गया है। दैट मीन्स द अक्यूज्ड नीड नॉट appear personally before the magistrate. Even the pleader of the accused can appear on behalf of the accused before the magistrate. Accused को खुद से आगे होके, accused को खुद से appear करने की जरूरत नहीं है। Instead of the personal appearance of the accused, उसका pleader appear हो सकता है in front of the magistrate. Okay. Whenever the magistrate issues summons, अब whenever he issues summons, तो ये whenever he issues summons में ये दोनों केसेस आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों केसेस में समन्स इशू हो रहे हैं। भले ये वारंट्स केस है बट स्टिल समन्स इशू हो रहा है। तो यहां पे समन्स केसेस वर्ड यूज नहीं हुआ है। द वर्ड्स यूज्ड आर व्हेनेवर द मैजिस्ट्रेट इशूज द समन्स। दैट मीन्स चाहे समन्स केस हो चाहे वारंट्स केस हो, बट जिसमें भी समन्स इशू हुए हैं उस पे सेक्शन 205 अप्लाई होगा। इफ ही सीज रीजन फॉर डूइंग सो, डिस्पेंस विथ, और ये एक मे प्रोविजन है क्योंकि यहां पे साफ लिखा है इफ ही सीज रीजंस टू डू सो। दैट मीन्स इफ द मैजिस्ट्रेट इज satisfied with the reasons or the excuses of the accused कि क्यों वो अपीयर नहीं हो पाएगा, उसके क्या रीजंस है एग्जेम्पशन लेने के, उससे अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होगा देन ओनली ही विल गिव द एग्जेम्पशन, अदरवाइज ही विल नॉट गिव। इसीलिए इट इज अ डिस्क्रिशनरी प्रोविजन एंड नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन। इसीलिए द वर्ड मे हैज बीन यूज्ड एंड नॉट शैल। ओके, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader, कि वो appear personally ना होकर वो अपने pleader के through appear हो जाएगा। So that is section 205. Okay, clause 2 इसका पढ़ लेते हैं। but यहाँ पे ये जो clause 2 है ये clause 1 का ही एक तरीके से एक exception है। क्लॉज 1 बोलता है कि अगर उसने मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर दिया, रीजनेबल या वैलिड रीजंस दे दिए, तो मैजिस्ट्रेट विल डिस्पेंस विद हिज पर्सनल अटेंडेंस एंड ही विल अलाउ हिम टू अपीयर थ्रू हिज प्लीडर। बट क्लॉज 2 क्या बोलता है कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू द केस और ट्राइंग इनटू द केस अपना डिस्क्रिशन यूज करके किसी भी स्टेज पे वो उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डायरेक्ट कर सकता है और उसको एनफोर्स भी कर सकता है। एक बार अगर 205 में मैजिस्ट्रेट ने अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया है, बट एट अ लेटर स्टेज अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो एग्जेम्पशन जो उसको दिया गया है इट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, अब उसकी अपीयरेंस जरूरी है, तो वो उस एग्जेम्पशन को कैंसिल करके अक्यूज्ड को पर्सनली अटेंड करने के लिए कंपेल भी कर सकता है, ऑर्डर भी कर सकता है और उसके पर्सनल अटेंडेंस को एनफोर्स भी कर सकता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट सेक्शन 205 ऑफ सीआरपीसी। ओके, सो पहले हम एक इसी से 205 से ही सिमिलर लुकिंग जो एक सेक्शन है जो आपका नेक्स्ट एक्सेप्शन भी है सेक्शन 273 का, दैट इज सेक्शन 317 ऑफ CRPC. It looks very similar to section 205, लेकिन उन दोनों में कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको 317 पढ़ाने के बाद उन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी.
So section 317 of CRPC, we'll read. Section 317 CRPC. तो सेक्शन 317 CRPC का टाइटल है प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड। 205 में भी अक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस को एक्सक्यूज कर दिया गया था और यहां पे भी बोला गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज इंक्वायरी और ट्रायल कब की जा सकती है, वो सेक्शन 317 में दिया गया है। सो लेट्स जस्ट रीड और फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर ये दोनों सेक्शन सेम है तो इनको अलग अलग लिखने की क्या जरूरत थी, और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इनमें क्या डिफरेंस है, दैट वी विल बी लाइक looking into, but first we'll be reading section 317 first. Okay. At any stage of inquiry or trial, तो inquiry और trial के किसी भी stage पे अगर किसी जज या मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि for reasons to be recorded, valid reasons के बाद अगर जज या मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है, उसे ऐसा लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट इज नॉट नेसेसरी, कि जो अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस है बिफोर द कोर्ट, बिफोर द मैजिस्ट्रेट, बिफोर द जज, इट इज नॉट दैट नेसेसरी, उसका पर्सनली अपीयर होना इतना कुछ जरूरी नहीं है। सो इन दैट केस, और वो भी कब जरूरी नहीं है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऐसा जरूरी नहीं है कि अक्यूज्ड पर्सनली अपीयर हो। सो इन दैट केस, और द अक्यूज्ड परसिस्टेंटली डिस्टर्ब्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, या फिर अक्यूज्ड जो है परसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली उस कोर्ट की या उस मैजिस्ट्रेट की प्रोसीडिंग्स को हैम्पर कर रहा है, एक तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है अगर कोर्ट में। सो इन बोथ दीज केसेस द जज विल dispense with or excuse the appearance of the accused. May accused is represented by the pleader dispense with the attendance and proceed with the inquiry in his absence and may at subsequent stage direct the personal attendance. बिल्कुल सिमिलर वर्डिंग्स हैं इसके 205 के जैसे, बट यहां पे कुछ डिफरेंस है। सेक्शन 317 में 317 में ये बोला गया है, अगर जज या मैजिस्ट्रेट को किसी भी स्टेज पे ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस जो है ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट नेसेसरी, या फिर अक्यूज जो है वो कंटिन्यूसली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करता है अगर वो पर्सनली अपीयर होता है, तो इट इज बेटर कि उसके एब्सेंस में ही एविडेंसेस ले लिए जाएं। सो इन बोथ दीज केसेस द कोर्ट मे डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस और पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर फर्दर स्टेज में कोर्ट को लगता है कि अब इसकी पर्सनल अटेंडेंस, पर्सनल अपीयरेंस जरूरी है, तो उन केसेस में वो उसकी पर्सनल अपीयरेंस को ऑर्डर भी कर सकता है, एनफोर्स भी कर सकता है। ऑलराइट, तो अब जब 205 में भी हमने यही देखा और 317 में भी हमने यही देखा, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। सेक्शन 205 और सेक्शन 317 में सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है सेक्शन 205 applies only in cases when summons are served. उसकी फर्स्ट लाइन ही है when in any case, जब समन्स सर्व होते हैं, तो जब भी समन्स इशू हो रहे हैं सेक्शन 205 सिर्फ तभी अप्लाई करेगा, बट देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट इन सेक्शन 317। सेक्शन 317 में समन्स वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इवन वारंट्स केसेस में भी, या उन समन्स केसेस में अंडर सेक्शन 87 जहां पे वारंट इशू होता है इन एडिशन टू समन्स और इन ल्यू ऑफ समन्स, उस पे भी सेक्शन 317 अप्लाई करेगा। सेक्शन 205 में नो ग्राउंड्स, नो पर्टिकुलर ग्राउंड्स of
exemption are mentioned. सेक्शन 205 में सिर्फ यही बोला गया है कि अगर कुछ ऐसे वैलिड रीजंस दे दिए गए जिससे जज और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो गया तो वो एग्जेम्प्ट कर देगा समन्स केसेस में. बट सेक्शन 317 के अंदर पर्टिकुलरली 2 grounds are given. जो 2 ग्राउंड्स दिए हैं कि या तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में वो जरूरी नहीं है या फिर ही इज परसिस्टेंटली क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट. इन सिर्फ 2 ही केसेस में सेक्शन 307 अप्लाई करेगा. बट सेक्शन 205 जो है इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है. इट इज नॉट एग्जॉस्टिव अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन. तो इसमें आप कुछ भी वैलिड रीजंस दे सकते हो. Section 205 impliedly talks about exemption from appearance for all the future dates. अब आगे उस केस की जितनी भी हियरिंग डेट्स होंगी उन सब हियरिंग डेट्स के लिए अगर 205 के अंदर एग्जेम्पशन दिया गया है तो उन सारी डेट्स के लिए जब तक पूरा केस चलेगा तब तक के लिए अक्यूज्ड एग्जेम्प्ट हो जाता है. बट अगर 317 की बात करें तो एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर डेट ऑफ हियरिंग. 317 की अगर हम बात करें तो ये ऑल फ्यूचर डेट्स के लिए एग्जेम्पशन नहीं होता है. रादर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट ऑफ हियरिंग के लिए एग्जेम्पशन होता है. तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं सेक्शन 205 में और सेक्शन 317 में. ऑलराइट, दोनों ही अक्यूज्ड के एब्सेंस में एविडेंसेस लिए जा सकते हैं वो बताते हैं. और आगे कभी अगर जज या मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस जरूरी है तो वो उनके अटेंडेंस को ऑर्डर कर सकता है, पर्सनल अपीयरेंस को ऑर्डर कर सकता है. दोनों बहुत सिमिलर दिखते हैं बट दोनों में ये कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं जो दोनों को डिफरेंट बनाते हैं और इसीलिए ये दोनों एग्जेम्पशंस अलग अलग जगह मेंशन किए गए हैं अंडर सीआरपीसी. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट सेक्शन 317. अब हम पढ़ेंगे थर्ड एक्सेप्शन, सेक्शन 299 CRPC. Section 299 CRPC is the third exception to the general rule given under Section 273 CRPC. Section 299 CRPC है क्या? Let's just read. Okay, record Section 299, record of evidences in the absence of the accused. रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड. अब ये भी एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड के लिए के बारे में बात करता है कि किस केस में अक्यूज्ड के एब्सेंस में एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जा सकता है. अब ये भी इसी बारे में बात करता है. फर्स्ट क्लॉज, लेट्स जस्ट रीड इट. क्लॉज 1, इफ इट इज प्रूव्ड दैट द अक्यूज्ड हैज एब्सकॉन्डेड. अब यहाँ पे जनरली अक्यूज्ड को ना अपीयर होने के रीजंस देने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा कि अक्यूज्ड जो है वो परमानेंटली एब्सकॉन्ड हो चुका है. सेक्शन 299 तभी अप्लाई होगा जब ये प्रूफ हो जाए कि अक्यूज्ड हैज ऑलरेडी एब्सकॉन्डेड. तो अब वो वापस आएगा ही नहीं. तो सारे एविडेंसेस ऑब्वियसली उसके एब्सेंस में ही रिकॉर्ड होने हैं. सो इन दोज सिचुएशंस जहां पे इट इज प्रूव दैट द अक्यूज्ड हैज एब्सकॉन्डेड, उस केसेस में सेक्शन 299 अप्लाई होगा. ऑलराइट, एंड दैट there is no immediate prospect of arresting him. क्योंकि वो permanently abscond हो चुका है तो अभी कोई immediate या near future में ऐसा कोई prospect नहीं है, ऐसी कोई situation नहीं है that he will appear or he can be arrested. तो इस केस में सेक्शन 299 अप्लाई होगा.
ऑलराइट, तो सेक्शन 299 का भी अगर हम देखें तो एक रेस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन है। ये कब कब अप्लाई होगा? ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब अक्यूज्ड हैज बीन एब्सकॉन्टेड एंड इट इज प्रूव्ड दैट द अक्यूज्ड हैज बीन एब्सकॉन्टेड and there are no immediate prospect that he can be arrested in the near future. Okay. The court competent to try such person for the offense in his absence, उसकी absence में ही फिर examine the witnesses को examine कर लेगी उसकी absence में ही, produced on behalf of the prosecution, और उनके डेपोजिशंस को, उनके टेस्टिमनीज को, उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। और एनी सच डिपोजिशन में ऑन द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन, अब उसकी एब्सेंस में हमने विटनेसेस को एग्जामिन तो कर लिया है, बट व्हाट इफ ऐसे एग्जामिनेशन के बाद द अक्यूज्ड गेट्स अरेस्टेड। अब बाद में अगर अक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है तो उन विटनेसेस को दोबारा पेश करके उनको एग्जामिन नहीं किया जाएगा। उनके प्रीवियस जो उसके एब्सेंस में उनके डिपोजिशंस रिकॉर्ड हुए थे, जो उनकी टेस्टिमनीज रिकॉर्ड हुई थी, उन्हीं को ही विल बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट हिम ऑन द इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द ऑफेंस जिसके लिए उसको चार्ज किया गया था। ऑलराइट, बट इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि जनरली अगर कोई अक्यूज्ड एब्सकॉन्ड हो गया है, उसकी एब्सेंस में आपने किसी भी विटनेस के डेपोजिशंस को रिकॉर्ड किया है और फिर बाद में वो अक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है, तो आप अरेस्ट होने के बाद प्रीवियस टेस्टिमनीज को, प्रीवियस जो उसके एब्सेंस में रिकॉर्ड हुए थे डेपोजिशंस को, जनरली आप उसको यूज नहीं करोगे। अगर अक्यूज्ड अरेस्ट हो गया है तो अक्यूज्ड को भी क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए उन विटनेसेस को दोबारा बुलाया जाता है कि आप अपना एग्जामिनेशन वापस करवाओ। बट इन ओनली सच केसेस जो 299 में मेंशन्ड है, उनको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा और उनके प्रीवियस डिपोजिशंस को ही फर्दर यूज किया जाएगा। क्या केसेस हैं ये? when the witness who has deposed, who has given his statement or his testimony is dead, that person is dead. अक्यूज्ड के अरेस्ट होने से पहले ही वो पर्सन अपना डिपोजिशन देके डेड हो चुका है, तो ऑब्वियसली अब वो दोबारा अपीयर नहीं हो सकता, तो उसके प्रीवियस स्टेटमेंट को ही हमें यूज करना पड़ेगा। या फिर ही इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, maybe he is handicapped or maybe he is disabled in any other form that he cannot appear again before the court, or he cannot be found, he's not found, he's like misplaced, he cannot be found, okay, or his presence cannot be procured without an amount of delay। या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि उसको अगर हम वापस से एग्जामिन करने के लिए बुलाएंगे, मे बी किसी अब्रॉड से हम उसको बुला रहे हैं, तो बहुत डिले कॉज हो जाएगा ट्रायल में। सो इन दैट केस हम प्रीवियस जो उसकी एब्सेंस में, अक्यूज की एब्सेंस में जो हमने टेस्टिमनीज रिकॉर्ड करी थी, डिपोजिशंस रिकॉर्ड किए थे, उन्हीं को हम यूज करेंगे। अदरवाइज अगर इन सारे रेस्ट्रिक्शंस में अगर कोई विटनेस फॉल नहीं कर रहा है, मतलब कोई विटनेस अलाइव है, अगर कोई विटनेस वापस से केपेबल है आने के लिए, एक विटनेस जो है उसकी प्रेजेंस हम बिना डिले के करवा सकते हैं, या फिर कोई विटनेस है हु कैन बी इजीली फाउंड, हु इज नॉट लॉस्ट, तो उन केसेस में उसको दोबारा अपीयर होना पड़ेगा। बट अगर कोई विटनेस डेड है, अगर कोई विटनेस इनकेपेबल है, अगर कोई विटनेस कैन नॉट बी फाउंड और हिज अपीयरेंस कैन बी डन बट विद एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ डिले, तो इन दैट केस उसके प्रीवियस जो अक्यूज के एब्सेंस में हमने उसके डिपोजिशंस लिए थे उसी को यूज किया जाएगा, अदरवाइज उनको पर्सनली बुलाया जाता है। सो दैट इज सेक्शन 299 CRPC। अब इसमें कुछ ऐसे ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं। क्लॉज 2 कुछ ऐसे ग्रेव ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। इफ इट अपीयर्स दैट एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब या तो कुछ ऐसे ग्रेव ऑफेंसेस हैं जिसमें जो पनिशमेंट है वो या तो डेथ सेंटेंस की है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है, एंड
द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, इन दैट केस या तो हाई कोर्ट या तो कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि ग्रेव ऑफेंस है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा ये मैटर, या तो हाई कोर्ट में जाएगा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा। वो डायरेक्ट कर देंगे जेएमएफसी को कि आप इंक्वायरी कंडक्ट करो और सारे विटनेसेस जो कि एविडेंस इस टाइम पे दे सकते हैं उनको आप एग्जामिन करो और उनके जो डिपोजिशंस लिए जाएंगे आप उसको एविडेंस में भी यूज कर सकते हो सब्सिक्वेंटली जब अक्यूज्ड अरेस्ट होगा, इफ द deponent is dead, same, incapable of giving evidence or beyond the limits of India. Okay, so this was all about section 299. तो अभी हमने पढ़ा section 273 जिसमें जनरल डिक्लेरेशन दी गई है, जितने भी एविडेंसेस हैं उसमें अक्यूज्ड जो है वो पर्सनली अपीयर होगा, नॉट थ्रू हिज प्लीडर बट हिज पर्सनल अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट। बट उसके 3 एक्सेप्शंस सीआरपीसी के अंदर ही दिए गए हैं। सेक्शन 205 जो समन्स केसेस पे अप्लाई होता है, सेक्शन 317 जो ऑल दी केसेस पे अप्लाई होता है, बट हमने उन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा, एंड देन सेक्शन 299 जिसका बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन है बट इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 273 जो अभी अभी हमने पढ़ा है। So this was all about the appearance of the accused and the exceptions to the personal attendance of the accused. Okay, this is a important topic. इसमें I have seen one question in MP Judicial Services Mains Examination on this topic. जिसमें appearance and the exceptions to the appearance पे जो है एक मेंस में क्वेश्चन आ गया था। अदरवाइज प्रिलिम्स में इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में वंस आई हैव सीन द क्वेश्चंस इन एमपी जुडिशरी मेंस, बट इट इज अ गुड टॉपिक, इट इज एन एक्सप्लेनेटरी टॉपिक, क्योंकि इसमें आपको एक जनरल डिक्लेरेशन है, फिर उसके कई सारे एक्सेप्शंस हैं जो कि काफी टेक्निकल है, क्योंकि उसमें सिमिलैरिटीज भी हैं इन सारे एक्सेप्शंस में, बट डिफरेंसेस भी हैं। तो क्योंकि ये टेक्निकल सेक्शंस हैं तो इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है मेंस में, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, सो इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक जो आज के लेक्चर में हम करेंगे, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेरी गुड टॉपिक, विच इज सेक्शन 210 सीआरपीसी। सेक्शन 210 सीआरपीसी। अब सेक्शन 210 जो है सीआरपीसी का, ये एक बहुत ही कॉमन सी सिचुएशन के बारे में है जो बहुत फ्रीक्वेंटली अराइज हो जाती है। कभी भी कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो कोई भी इंफॉर्मेंट उस ऑफेंस का वो जाके एफआईआर कर देता है, बट व्हाट इफ कि वहां पे कई सारे लोग थे जहां पे ये ऑफेंस कमिट हुआ है, मेनी पीपल वर प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, तो उनमें से किसी एक इंफॉर्मेंट ने जाके एफआईआर फाइल कर दी, एफआईआर लॉन्च कर दी, और उन सारे लोगों में से किसी एक पर्सन ने हु इज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि ठीक है उधर ही प्रेजेंट एक पर्सन ने एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, उसे ये बात पता नहीं थी, एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ द एफआईआर ही अगेन गोज टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड फाइल्स अ कंप्लेंट। ऑलराइट, और इस एफआईआर पे भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, उस कंप्लेंट पे भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट मीन्स कॉग्निजेंस इज टेकन। While proceeding further with the complaint proceeding, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पता लगता है कि इस सेम ऑफेंस में एक एफआईआर ऑलरेडी फाइल्ड है एंड उस पे इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। सो नाउ व्हाट विल हैपन? अब व्हाट विल हैपन? आप एफआईआर को फेवर करोगे या कंप्लेंट को फेवर करोगे या दोनों को फेवर करोगे? तो उससे तो टाइम भी वेस्ट होगा कोर्ट का। एक ही केस पे दो जगह से प्रोसीडिंग्स चल रही है, एक पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक पे कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स चल रही है, टाइम भी वेस्ट होगा, अक्यूज्ड का भी टाइम वेस्ट होगा, उसको अननेसेसरीली एक ही चीज के लिए दो बार अपीयर होना पड़ेगा। ही विल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, जिसके लिए डबल जियोपार्डी भी कॉज हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट्स भी आ सकते हैं, डिस्प्यूटेड जजमेंट्स आ सकते हैं। सपोज एफआईआर में तो अक्विटल आ गया, कंप्लेंट केस में कन्विक्शन आ गया,
तो देन व्हाट विल हैपन, आप किस चीज को मानोगे, किस चीज को आगे फॉलो अप करोगे? सो दैट इज अ सिचुएशन विच इज अ वेरी कॉमन सिचुएशन, जो बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली अराइज होती है इन क्रिमिनल केसेस, बिकॉज मैंने आपको बताया था क्रिमिनल लॉ के प्रोसीजर में एंटर होने के 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। आप एफआईआर फाइल कर सकते हो, आप कंप्लेंट कर सकते हो, और आप इंफॉर्मेशन अदरवाइज वाले में जा सकते हो। तो अगर इन 3 में से 2 में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये सेक्शन 210 में दिया गया है। सो सेक्शन 210 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सेक्शन 210 सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब एक ऑफेंस कमिट हुआ है। ऑलराइट, इस ऑफेंस की कंप्लेंट की गई है एंड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 clause 1 subclause A has taken cognizance on this complaint, and while proceeding further he gets to know that an FIR was already filed on the same offense and investigation on the same offense is also going on. इस पे इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। सो इन दैट केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब क्या करेगा नेक्स्ट? जुडिशियल मजिस्ट्रेट नाउ ही विल स्टे द कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स। जो कंप्लेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही है वो उसको स्टे कर देगा फॉर द टाइम बीइंग। ये इसको परमानेंटली खत्म नहीं कर रहा है, कैंसिल नहीं कर रहा है। ही इज नॉट क्वॉशिंग द प्रोसीडिंग्स, रादर ही इज जस्ट स्टेइंग द प्रोसीडिंग्स। वो सिर्फ प्रोसीडिंग्स को स्टे कर रहा है। सो ये स्टे करने के बाद ही विल ऑर्डर द पुलिस ऑफिसर टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। ये ऑर्डर करेगा पुलिस ऑफिसर को कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करो एंड फाइल द पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2। ये पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर करेगा कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करो और पुलिस रिपोर्ट फाइल करो। ये पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद यहां पे 3 सिचुएशंस अराइज हो सकती है। प्लीज फॉलो दी प्रोसीजर जो मैं आपको समझा रही हूं कि सेक्शन 210 कब कब अप्लाई होगा। फर्स्टली एक ऑफेंस कमिट हुआ है, उस पर कंप्लेंट हुई है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उस पर कॉग्निजेंस लिया है। कॉग्निजेंस लेने के बाद प्रोसीडिंग करते करते जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह पता लगता है कि उस ऑफेंस पे तो एक एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है और उस पे इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, तो वो उस कंप्लेंट प्रोसीडिंग पे स्टे लगा देगा और उस पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर करेगा कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करो और पुलिस रिपोर्ट को फाइल करो। अब ये पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद यहाँ पे 3 सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। यहाँ पे 3 सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज कि दिस पुलिस रिपोर्ट इज अ क्लोजर रिपोर्ट। ये पुलिस रिपोर्ट जो है ये एक चार्जशीट नहीं हो, ये एक क्लोजर रिपोर्ट हो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, चार्जशीट मतलब पुलिस रिपोर्ट जब चार्जशीट के फॉर्म में फाइल होती है उसका मतलब होता है जिसमें पुलिस अपने चार्जेस लिखता है कि ये पर्सन मेरी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इन ऑफेंसेस के लिए इन सेक्शंस के अंदर ये चार्जेस के अंदर लायबल है, अक्यूज्ड है, एंड इस पे इस तरीके के ऑफेंसेस का चार्ज लगना चाहिए। बट अगर क्लोजर रिपोर्ट के फॉर्म में पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है उसका मतलब होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो वैलिड ऑफेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड,
कि अक्यूज के अगेंस्ट कोई भी चार्जेस बनते नहीं है एंड द केस इज क्लोज्ड, इसीलिए इसको क्लोजर रिपोर्ट बोला जाता है, जिसमें केस क्लोज हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, कोई सबूत नहीं मिलते हैं, कोई ऑफेंस नहीं बनता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट। अब अगर उसने क्लोजर रिपोर्ट दे दी है, अब कंप्लेंट प्रोसीडिंग तो स्टे हो गई थी, पुलिस ऑफिसर ने अपना केस बंद कर दिया है, तो जब पुलिस ऑफिसर ने अपना केस बंद कर दिया है तो ऑटोमेटिकली द कंप्लेंट केस विल रिवाइव बैक। रिवाइव का मतलब है जो स्टे हुआ था वो ऑटोमेटिकली वापस से अलाइव हो जाएगा, वापस से स्टार्ट हो जाएगा, वापस से रिज्यूम हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल कंटिन्यू विद दी कंप्लेंट प्रोसीडिंग वहीं से जहां पे उसने उसको स्टे किया था। एक तो सिचुएशन होगी ये वाली। दूसरी सिचुएशन होगी कि अगर क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है, चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट फाइल हुई है जिसमें पुलिस ऑफिसर ने बोला है कि एज पर माय इन्वेस्टिगेशन दिस अक्यूज्ड ए हैज कमिटेड दीज ऑफेंसेस और इस पे ये चार्जेस हैं। ओके, तो चार्जशीट फाइल हुई है अगेंस्ट अक्यूज्ड ए, बट कंप्लेंट प्रोसीडिंग जो स्टे की गई थी इट वाज अगेंस्ट बी। मतलब चार्जशीट में ऑफेंस और केस सेम है, ट्रांजैक्शन सेम है, जो चोरी जहां पे हुई है, इंसिडेंट वगैरह सब कुछ सेम है, केस पूरा सेम है, बट पुलिस के अकॉर्डिंग जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो लायबल पर्सन है, जो सस्पेक्टेड पर्सन है वो है ए, बट कंप्लेनेंट के अकॉर्डिंग जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट में लिखा है उसमें उसके अगेंस्ट बी अक्यूज्ड है। अब ये तो कोर्ट एविडेंसेस में अपने इंक्वायरी और ट्रायल में देखेगा ना कि कौन अक्यूज्ड है, बट चार्जशीट ए के अगेंस्ट फाइल हुई है, बट जो कंप्लेंट स्टे की गई थी वो बी के अगेंस्ट है। सो दैट मीन्स जरूरी नहीं है यहां पे कि ये दोनों सेम अक्यूज्ड के अगेंस्ट है। सो इन दैट केस द पुलिस report will be valid against A and the complaint also revives but against B. That means FIR वाली जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलती रहेगी अगेंस्ट A और सेपरेटली कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी वो भी स्टार्ट हो जाएगी जो स्टे कर दी गई थी बट अगेंस्ट B, और दोनों सेपरेटली चलेंगी। तो एक ए के अगेंस्ट केस चल रहा है, एक केस बी के अगेंस्ट चल रहा है, जो प्रूव हो गया वो अक्यूज्ड, वो कन्विक्ट हो जाएगा। सो दैट इज अ सेकेंड चांस, दैट इज अ सेकेंड सिचुएशन विच कैन अराइज। फर्स्ट वाली भी सिंपल सिचुएशन थी, सेकेंड वाली भी सिंपल सिचुएशन थी, बट जो थर्ड सिचुएशन आती है वो होती है एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अब थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट फाइल की है और ये चार्जशीट ए के अगेंस्ट फाइल हुई है जो कि एफआईआर में भी वही था, और साथ ही साथ जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टे की गई थी वो भी ए के ही अगेंस्ट थी। दैट मीन्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और कंप्लेंट में द अक्यूज्ड इज सेम, the accused is same. So in that case अगर A के अगेंस्ट हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाली भी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेंगे और कंप्लेंट वाली प्रोसीडिंग्स भी कंटिन्यू करेंगे तो उससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि केस वही, अक्यूज्ड वही, लेकिन दो अलग अलग पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट हो सकता है, डबल जॉपर्डी हो सकती है। तो इसीलिए in this case the real effect of section 210 is seen. यहां पे the court or the judicial magistrate will merge both proceedings against A. यहां पे A के अगेंस्ट FIR की प्रोसीडिंग चल रही थी और ए के ही अगेंस्ट
कंप्लेंट की प्रोसीडिंग भी चल रही थी। ऑल राइट, नाउ क्योंकि दोनों जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सेम अक्यूज्ड के अगेंस्ट है, तो दोनों को अलग अलग चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो द कोर्ट विल मर्ज बोथ दी प्रोसीडिंग्स, और ये दोनों अब एक सिंगल प्रोसीडिंग के जैसे प्रोसीड होगी। और अब द क्वेश्चन विच अराइजेज इज, तो क्योंकि हमने इसको मर्ज कर दिया है, एफआईआर वाली को और कंप्लेंट वाली को अब हमने मर्ज कर दिया और अब एक सिंगल प्रोसीडिंग चलेगी, तो अब इस पे किसके, अब एफआईआर वाली जो प्रोसीडिंग है उसके रूल्स अलग है पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाले, और कंप्लेंट प्रोसीडिंग के रूल्स और प्रोविजंस अलग है, उसका सिस्टम अलग है, उसका प्रोसीजर अलग है। तो अब इस पे क्या एप्लीकेबल होगा, एज पर सेक्शन 210 ये जो सिंगल प्रोसीडिंग जो मर्ज्ड प्रोसीडिंग चलेगी उस पे वो प्रोसीजर लगेगा जो पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद लगता है, जो पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद लगता है। दैट मीन्स उस पे कंप्लेंट वाला प्रोसीजर नहीं लगेगा, उस पे इन्वेस्टिगेशन एफआईआर वाला प्रोसीजर लगेगा। ओके, ये सेक्शन 210 में ही दिया गया है। सो दिस इज द होल व्यू ऑफ सेक्शन 210 कि ये कब अप्लाई होता है, इसमें क्या 3 सिचुएशंस अराइज हो सकती है, एंड दिस इज द रियल इफेक्ट ऑफ सेक्शन 210, जहां पे दोनों जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सेम अक्यूज्ड के अगेंस्ट है, तो उसको मर्ज कर दिया जाता है। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ सेक्शन 210, सेक्शन 210 का पर्पस क्या है यहाँ पे, इसका पर्पस है कि अगर हम सेम अक्यूज्ड के अगेंस्ट सेम केस में 2 अलग अलग प्रोसीडिंग चलाएं और उसको मर्ज ना करें, तो इससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। फर्स्टली टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ कोर्ट का टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 210 लाया गया था कि भाई मर्ज कर दो, एक सिंगल प्रोसीडिंग चलाओ। इससे कॉन्फ्लिक्ट्री जजमेंट आ सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्री जजमेंट्स का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक थेफ्ट हुआ है, थेफ्ट अकर कहां पे हुआ है, सपोज करनाल में, बट स्टोलन प्रॉपर्टी फाउंड कहां पे हुई है, दिल्ली में। अब करनाल में एक एफआईआर फाइल हुई है, वेयर एज दिल्ली में कंप्लेंट फाइल हुई है, तो ऑब्वियसली एक सिटी में एफआईआर है, एक सिटी में कंप्लेंट है, तो दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होगा। बट सब्सिक्वेंटली पता लगता है, इस कंप्लेंट जो दिल्ली में जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग चल रही है, सब्सिक्वेंटली पता लगता है कि करनाल में उसी केस में उसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट एक एफआईआर वाला केस भी चल रहा है। सो अगर इन दोनों केसेस की हियरिंग और जो ट्रायल है हम सेपरेट चलाएं, उनको मर्ज ना करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 210, तो अगर एफआईआर वाला केस जो करनाल में चल रहा है और जो कंप्लेंट वाला केस दिल्ली में चल रहा है, सपोज इस एफआईआर वाले केस के एंड में ए को, ये भी ए के अगेंस्ट है, अक्विट कर दिया गया है, बट इस कंप्लेंट वाले केस में यहां एंड में ए को कन्विक्ट कर दिया गया है। सो इन दैट केस आप क्या मानोगे, ए को अक्विट कर दोगे या कन्विक्ट कर दोगे, क्योंकि दोनों कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं, जहां पे थेफ्ट हुआ है और जहां पे स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, दोनों का ज्यूरिसडिक्शन बनता है, दोनों कॉग्निजेंस ले सकते हैं, दोनों में प्रॉपर प्रोसीजर हुआ है। तो अब क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट हो गया है, 2 अलग अलग जजमेंट आ गए हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एज टू विच जजमेंट टू फॉलो। सो इन दैट केस हम दोनों प्रोसीडिंग्स को मर्ज कर देंगे और एक सिंगल प्रोसीडिंग चलाएंगे, ताकि टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट्स। इसके साथ साथ इसका एक प्रोसीजर, इसका एक पर्पस ये भी होता है टू प्रिवेंट डबल जियोपर्डी।
डबल जॉपर्डी का मतलब होता है एक पर्सन जब सेम ऑफेंस के लिए एक बार ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है तो आप उसको दोबारा उसी ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं कर सकते हो। यहां पे एक ही अक्यूज्ड सेम ऑफेंस के लिए बार बार ट्राई हो रहा है। So that is against the principle of double jeopardy that is given under Article 20 of Constitution of India. Article 20 of Constitution of India. So उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमने सेक्शन 210 लाया है। इसके अलावा सेक्शन 210 was introduced to prevent multiplicity of प्रोसीडिंग्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, ऑब्वियसली कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक ही केस से रिगार्डिंग एक ही अक्यूज के अगेंस्ट मल्टीपल प्रोसीडिंग्स चल रही है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज अननेसेसरी। सो दैट इज ऑलवेज अ पर्पस ऑफ सेक्शन 210। तो ये है सेक्शन 210 का पर्पस, जो कि इसकी जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस भी है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस भी आप इसको बोल सकते हो। ऑल राइट, सो अब क्या होगा? अब एक एफआईआर वाली प्रोसीडिंग और एक कंप्लेंट वाली प्रोसीडिंग को मर्ज करके सिंगल प्रोसीडिंग होगी एज पर सेक्शन 210। इस सिंगल मर्ज्ड प्रोसीडिंग के एंड में द मैजिस्ट्रेट और द जज इज फ्री टू गिव ईदर सिंगल जजमेंट or he can give two judgments also। एक जजमेंट भी दे सकता है, दो जजमेंट्स भी दे सकता है, वो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द जज। बट द एग्जामिनेशन ऑफ all common witnesses will be done only once। जो दोनों केसेस में कॉमन विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही बार होगा। ऐसे नहीं कि आप एफआईआर वाले केस के लिए एक बार एग्जामिन कर रहे हो कुछ विटनेसेस को, उन सेम विटनेसेस को आप उसी केस के लिए कंप्लेंट वाली प्रोसीडिंग में एग्जामिन कर रहे हो। टू ऑब्वियसली दिस इज डन टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट। ऑल राइट, तो सारे जो एविडेंसेस हैं, विटनेसेस हैं, उनको सिर्फ एक ही बार लिया जाएगा। जजमेंट आप एक भी दे सकते हो, दो भी दे सकते हो, इट डिपेंड्स। ऑल राइट, okay, so this is the effect of section 210। अब sometimes what happens is जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट को स्टे कर दिया है अंडर सेक्शन 210 और पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर किया है कि आप पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 फाइल करो। ऐसे में कई बार होता है पुलिस ऑफिसर कॉजेज डिले इन फाइलिंग पुलिस रिपोर्ट। पुलिस ऑफिसर डिले कॉज कर देता है पुलिस रिपोर्ट फाइल करने में। सो इससे क्या होता है, जो कंप्लेनेंट था जिसकी कंप्लेंट को स्टे कर दिया गया है उसका अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका अननेसेसरी लॉस हो रहा है। सो इन दैट केस द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल यूज हिज डिस्क्रिशन एंड he can do away or he can avoid the compliance of section 210। वो सेक्शन 210 को उस टाइम पे हटा देगा जो उसने कंप्लेंट प्रोसीडिंग को स्टे किया था। और अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो पुलिस रिपोर्ट फाइल करने में अननेसेसरी डिले कर रहा है तो वो 210 के कंप्लायंस को हटा देगा, उसके रिक्वायरमेंट्स को हटा देगा और अपनी कंप्लेंट प्रोसीडिंग को वापस से रिवाइव कर देगा और कंप्लेंट प्रोसीडिंग के साथ ही फिर वो प्रोसीड करेगा आगे। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। ओके,
एक सिनेरियो और है इसमें, एक एस्पेक्ट और है सेक्शन 210 का, कि सेक्शन 210 विल ओनली अप्लाई व्हेन द FIR has been filed plus the investigation is already started. जब FIR फाइल हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, दैट मीन्स 210 ऐसे केसेस में अप्लाई नहीं होगा जहां पे FIR फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी हो चुकी है, पुलिस रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, और उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पता लगता है कि जिस कंप्लेंट की मैं प्रोसीडिंग कर रहा हूं उसकी तो एक पुलिस रिपोर्ट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, उसमें 210 अप्लाई नहीं होगा। 210 सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब FIR फाइल हुई है और कुछ इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के लिए। बट अगर पुलिस रिपोर्ट भी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है तब 210 का एप्लीकेशन नहीं होगा उस केस में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 210 जो अभी हमने पढ़ा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सेक्शन 210 को एक बार हम पढ़ लेते हैं। When in a case instituted otherwise than on police report, जिसको हम complaint case बोलेंगे, it appears to the magistrate during the inquiry or trial held by him कि एक investigation by the police officer is in progress, okay, in which is the subject matter of the inquiry, that means offense, accused सब same है, subject matter सब same है। He shall stay the proceeding of inquiry and call for the report from the police officer conducting the investigation. If the report made by the police officer under section 173 and cognizance of any offence is taken by the magistrate on such report against the person who is an accused in the complaint case also, that means दोनों में accused same है, magistrate shall inquire into together, inquiry और trial together merged form में होगा, किस किस का, complaint case का भी और case arising out of police report का भी। all right, thirdly, if the police report does not relate to any accused in the complaint case, जो second situation मैंने आपको बताई जब accused different है दोनों में, in that case the magistrate does not take cognizance on the police report, he shall proceed with the inquiry or trial stayed by him। जो उसने स्टे किया था वो रिवाइव हो जाएगा और वो वैसे ही चलेगा जहां से उसने स्टे किया था। ऑल राइट, सो ये है सेक्शन 210। अब सेक्शन 210 से रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है विच इज हरजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हरजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या बोला गया है कि बोथ दी ट्रायल्स विल बी जॉइंड टुगेदर। ये ऐसी सिचुएशन जब आएगी जब दोनों प्रोसीडिंग्स के अक्यूज्ड सेम है तो उसको ट्राई टुगेदर किया जाएगा, दैट मीन्स दोनों ट्रायल्स को मर्ज कर दिया जाएगा। टेस्टिमनीज ऑफ कॉमन विटनेस विल बी रिकॉर्डेड ओनली वंस, दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी। Both the cases may be disposed of by a single judgment or two judgment. It is the discretion of the court. If the police report contains one common accused and some other uncommon accused, then the correct approach will be the trial of the common and the uncommon accused will be separated and two trials of the common accused shall be joined together. अब इसका मतलब क्या है? I'll just explain you. हरजिंदर सिंह में एक ये एस्पेक्ट और बताया गया है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, FIR हुई थी और इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई है और पुलिस रिपोर्ट फाइल की गई एज पर द ऑर्डर ऑफ सेक्शन 210 और इसमें जो अक्यूज्ड था वो था A, बट जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग हुई थी, जो स्टे कर दी गई थी, उसमें अक्यूज्ड है A एंड B। ऑल राइट, अब इस
ए और बी के अगेंस्ट जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग थी उसको स्टे कर दिया गया, पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के लिए ऑर्डर किया जेएम ने, और पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई जिसमें ए का नाम है। इसका मतलब ए जो है वो दोनों में कॉमन है, बट कंप्लेंट प्रोसीडिंग में बी भी है, एफआईआर वाले में बी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ पे इम्प्लीकेशन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एक कॉमन ट्रायल चलेगा ए के अगेंस्ट और बी के अगेंस्ट एक सेपरेट ट्रायल चलेगा। ए के ट्रायल को मर्ज कर दिया जाएगा और बी के अगेंस्ट एक सेपरेट ट्रायल किया जाएगा। दैट इज द फिनोमिनन जो फॉलो होता है कोर्ट्स में। ऑल राइट, सो दिस वाज अबाउट हरजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 210 ऑफ सीआरपीसी। तो आज हमने पढ़ा अपीयरेंस एंड एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड व्हाइल टेकिंग एविडेंसेस और सेक्शन 210 सीआरपीसी। सेक्शन 210 सीआरपीसी की तीनों सिचुएशंस हमने पढ़ी, उसका पर्पस पढ़ा, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स पढ़े, हरजिंदर सिंह वाला केस देखा, इसमें क्या होता है आगे, जजमेंट कैसे होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस कैसा होता है, सब कुछ हमने ये सब देखा। ऑल राइट, नाउ दिस सेक्शन 210 ऑफ सीआरपीसी जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम्स। बहुत बार फ्रीक्वेंटली इसमें से मेंस में, वेरियस स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के मेंस एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आए हैं। ऑल राइट, जब भी प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, चाहे 210 से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है डिस्क्रिप्टिव में, मेंस में, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ द पर्पस और jurisprudential essence ऑफ सेक्शन 210, जो मैंने अभी आपको ऊपर 4 पॉइंट्स बताए। आपको सबसे पहले उससे स्टार्ट करना है, देन आपको 210 क्या है वो बताना है, उसमें क्या क्या 3 सर्कमस्टांसेस होते हैं, रियल इफेक्ट कब होता है इसका, इसके बाद हरजिंदर सिंह वाला केस बताना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले पर्पस से स्टार्ट करो। ऑल राइट, क्योंकि ये सेक्शन किसी पर्पस के लिए सीआरपीसी में है, तो वो पर्पस हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। और ये पूरा टॉपिक जो है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इंटरव्यू में भी इससे रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ सिचुएशन विच कैन अराइज एनी टाइम। ऑल राइट, तो अ पर्सन मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन. So this was all about today's lecture, and in the next class we'll be doing with the future topics, next topics. All right, thank you so much, take care, have a nice day.